अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th इतिहास। इतिहास की घटना में फ्रांसीसी क्रांति का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे पहली क्रांति जो फ्रांसीसी क्रांति समझी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति से पहले कहीं पर भी किसी भी प्रकार की क्रांति को शामिल नहीं किया गया है। वैसे तो बहुत सभी जगह पे लोगों ने जगह जगह पे लोगों के विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति दुनिया की पहली ऐसी क्रांति थी जिसको इसमें शामिल किया गया। ये हमारे इतिहास का ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास का सबसे पहला पड़ाव समझा जाता है। आइए इस चैप्टर के चीज़ों को बात कर लेते हैं जो हमें याद रखने वाली बात है। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज में 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है, पहला स्टेट जो था जिसमें पादरी वर्ग आते थे, प्रथम स्टेट जिसमें चर्च और पादरी आते थे, दूसरा स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग आता था, तथा तीसरा स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, ये सभी चीज़ें आती थी। आमतौर पे ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था खाली फ्रांस में नहीं बल्कि सभी जगह पर है, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में जो मेन पहलू थे वो 3 थे। पहला था प्राथमिक स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, दूसरे स्टेट जिसमें समाज के कुलीन वर्ग आते थे, तीसरा स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर ये सब आते थे। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर ले, लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट का अमीरों का अधिकार था। उसके बाद तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, जिसे हम टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। ये कर उन लोगों पे लगता था जो निम्न वर्ग के थे। ये चर्च के द्वारा तीसरे स्टेट से वसूला जाता था। तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था टाइल। जो तीसरे स्टेट से टैक्स लिया जाता था उसका नाम क्या था? टाइल। प्रथम 2 स्टेटस पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले टैक्स में छूट। उसके बाद राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा ही वहन किए जाते थे। यानी फ्रांसीसी समाज में जितनी भी व्यवस्था थी टैक्स की, कर की, वो सब के सब लागू होते थे तृतीय स्टेट पे, जिनको उन्हें वसूल करना पड़ता था। उसके बाद बात करते हैं 1774 में लुई 16वें फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन हुए थे। वह फ्रांस के ब्रूबो वंश का राजा था। लुई 16 जो थे वो फ्रांस के ब्रूबो राजवंश के राजा थे। उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उनका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट हो जाना, पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पर फिजूल खर्ची, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, जनसंख्या को बढ़ावा देना और आजीविका संकट करना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है आपको पढ़ने के लिए। जब आप इसे पढ़ रहे हो इसे नोट करते चले जाना, वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाएगा। जब आप नोट्स बनाओगे, याद करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद है मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे। ने जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई ताकि नए करों को पास किया जा सके। उसके बाद स्टेटस जनरल ने मतदान स्टेटस के आधार पर होता था, ना कि प्रति व्यक्ति के आधार पर। लेकिन इस बार तीसरे स्टेटस के लोग संख्या आधारित मतदान की मांग करने लगे थे। लुई 16 ने उनकी मांगों को खारिज कर दी, जिसके विरोध में तीसरे स्टेटस के लोगों ने संसद में का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसके बाद 20 जून 1789 को वे लोग वारसराय के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने चालू हो गए थे। यानी तीसरे स्टेट में पूरी तरीके से जो लुई 16वें थे, ब्रूबो वंश राजवंश था, उनके खिलाफ आंदोलन की बगावत शुरुआत हो गई थी। यही उनका पहला पड़ाव समझा जाता है। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे थे। 14 जुलाई 1789
क्रुद्ध भीड़ में बस्तील के किले को तोड़ दिया गया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया गया। बस्तील का एक किला सम्राट का निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। अपने विद्रोही राजा की प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सीमांतों की व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। 1791 में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नए संविधान के अनुसार मतदान के अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला, जो पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब ने रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। ये पॉइंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। किस चीज़ को लेकर के कि 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रोबेस्पियर के नेतृत्व में एक नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया। तो इसके बाद से इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ये यहाँ से सारी चीज़ व्यवस्था आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है, आप समझ सकते हैं। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। कब गणतंत्र घोषित किया गया? 21 सितंबर 1792 को। और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। 1793 से 1794 के दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया। इसके लिए इस काल को आतंक का काल भी कहा जाता है। फिर जून 1794 में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका, जिसे डिक्टेटरी को नियुक्त किया गया, जो फ्रांस की शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और 1799 में डिक्टेटरी को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। फिर शासन व्यवस्था चलती रही। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम आगे समझ सकते हैं आने वाली क्लासों में, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का जो भारत के इतिहास में असर है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसने बहुत सारे बातों को बताया है। फ्रांसीसी जगत का उद्धार किया गया है। उसने बहुत सारे आचार संहिताएँ लागू की गई थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। आइए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, जो हमारे 9th सिलेबस से जुड़ा हुआ है। 1815 में वाटरलू में उनकी पराजय हुई और उसे बंदी बना लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन करा दिया गया। महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 में जाकर मिला। एक नज़र में आइए हम फिर से दोहराते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए समरी टाइप का है। आप पहले अपने बुक्स को पूरी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर ये वीडियो देखें, ताकि आपको पढ़ते समय सारे नोट्स, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स याद हो जाएं, आपको डाउट्स कम से कम रहें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको हर जगह मिलता जाएगा। मेरे वीडियो देखोगे तो भी फ़ोन नंबर्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे फ़ोन करें या व्हाट्सअप करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। आइए फ़िलहाल समझते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति के 5 कारण माने गए हैं। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, तत्कालीन कारण और सुधारकों एवं विचारकों का प्रभाव। कहीं भी किसी भी जगह अगर क्रांति होती है या आंदोलन किया जाता है तो उसके कई सारे कारण होते हैं। हम पहले फ्रांस के सामाजिक कारण के ऊपर में बात करते हैं। सामाजिक कारण सबसे पहले क्या थे? नंबर 1, समाज का वर्गों में बटा होना, जिसमें सामाजिक भेदभाव होते थे और उसी कारण से वहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी और पढ़े लिखों के बीच में मध्यम वर्ग का उदय हुआ।
अब हम दूसरी बात करते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है वह है आर्थिक कारण। लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज फ्रांसीसी सरकार के ऊपर हो गया था। राजकोष खाली हो जाना, जीविका का संकट होना और फ्रांस में बूर्बोन राजवंश लगातार कर की व्यवस्था को बिगड़ती जा रही थी, कर बढ़ाते जा रहे थे, जिसका मार आम जनता को झेलना पड़ रहा था। अब हम बात करते हैं राजनीतिक कारक के बारे में। राजनीतिक कारक में सबसे पहला है अयोग्य शासन, यानी बूर्बोन राजा को अयोग्य शासन घोषित करार दिया गया, क्योंकि उसने सभी कार्य जो भी किए वो विफल रहा था। दूसरा है विशेष अधिकार। उसने विशेष अधिकारों की समाप्ति में तृतीय वर्ग को नहीं था, लेकिन डिक्टेटरी की व्यवस्था के ऊपर संसद में व्यवस्था थी। उसके बाद तत्कालिक कारण क्या थे? लुई 16 का नया कर लगाने का प्रस्ताव सबसे बड़ा कारण यही था, ताकि जनता में उनका रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने बूर्बोन राजवंश का समाप्ति कर दिया गया। सुधारक क्या क्या थे? तो सुधारकों एवं विचारों के प्रभाव में थे रूसो, मरबियो और ओबेसिया। ये वो सुधारक थे जिनके बारे में हम समझेंगे। आपके बुक्स में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको